प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के निर्माण में जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, उन्होंने सफल प्रजातंत्र के लिए कुछ जरूरी बातें बताई हैं कि जहां पर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको सफल बनाने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, जहां पर जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहलाती है, शासन कहलाता है। उसी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनका होना जरूरी है और वहां पर लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में 2020 में व्याख्या पूछी गई है। प्रश्नों की दृष्टि से अब की बार ये पाठ महत्वपूर्ण है। हर बार कोई ना कोई प्रश्न इस पाठ से पूछ लिया जाता है, उस दृष्टि से भी ये पाठ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सर्वप्रथम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय की। इनका जन्म सन 1891 ईस्वी और इनकी मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज यानी कि सबको सामाजिक समानता व प्रजातांत्रिक मूल्य की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे तथा संविधान के प्रारूप को संसद में इन्होंने स्वीकृत कराया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रफी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ की जो भाषा है वो पत्रकारिता की भाषा होने के कारण या फिर यूँ कहें प्रशासनिक भाषा की जो शब्दावली है उसका प्रयोग करने के कारण थोड़ा सा ये कठिन सा महसूस होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। हम पूरे मनोयोग से इस पाठ को पढ़ेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पाठ में मूल रूप से 5 बातें बताई गई हैं। पहली जो बात है वो बात इन्होंने बताई कि जो कानून है उसके सामने यानी सभी समान रहे। इसी के साथ इन्होंने एक बात ये बताई कि जो सरकार है वो 5 साल में कम से कम एक बार जनता से रूबरू हो और जनता से ये फैसला करवाए कि 5 साल तक उन्होंने जो शासन किया है क्या वो शासन उनके लिए उपयोगी रहा। जनता इसका फैसला करे। अगर जनता ये चाहे, प्रजा ये चाहे कि नहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है तो फिर से उसको चुना जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसी सरकार को अपनी शासन के रूप में वहां पर टिके रहना अच्छी बात नहीं, उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए। कानून के समक्ष समानता की बात आई। एक मजबूत विपक्ष की बात इन्होंने कही है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और नैतिकता के पालन की बात कही। वहीं पर इन्होंने जो आत्मनिर्भरता के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति है जो अपने दायित्वों का निर्वहन करे उसके संदर्भ में इन्होंने बात कही है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, जिन पर हम चर्चा करेंगे।
मेरा प्रयास ये है कि इस पाठ के छोटे छोटे जो टॉपिक के रूप में बनाए जाएं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की असावधानी नहीं हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं हो, और निश्चित रूप से आपको किसी तरह की यानी परेशानी होगी भी नहीं। इस पाठ को थोड़ा मनोयोग से आप देखिएगा, क्योंकि अमूमन बच्चों की स्थिति यही आ जाती है कि जो भाषा है उसको लेकर कई बार वो उद्वेलित हो जाते हैं। तो पाठ परिचय में इन्होंने बताया है कि पाठ्य पुस्तक के चयनित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयंत्र चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं, और इस प्रकार से इन्होंने जो सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें बताई हैं, शर्तें बताई हैं, उन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। लेखक यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सकें और उनके सौभाग्य को बना सकें। प्यारे विद्यार्थियों, पहली ही शर्त यहाँ पर यह बताई है कि जो सत्तारूढ़ दल है अर्थात शासन करने वाला जो दल है वो दल प्रत्येक 5 वर्ष वो जनता के पास जाए, प्रजा के पास जाए और उन्हें ये पूछे कि उनकी सम्मति में अर्थात उनकी नज़र में ये जो 5 साल किया गया जो शासन है इस सत्तारूढ़ दल के द्वारा, क्या उसने उनके हितों की रक्षा की है, क्या उन्होंने उनका ज़्यादा से ज़्यादा हित किया है, क्या उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी रहा है क्या। ये बात जाकर के और जो सत्तारूढ़ दल अर्थात शासन करने वाला जो दल है वो जनता से जाकर के पूछे और जनता फिर उस पर क्या फैसला देती है उसके बाद में आगे का निर्णय होना चाहिए। तो पहली शर्त यहाँ पर क्या हुई? पहली शर्त है कि सत्तारूढ़ दल प्रत्येक 5वें वर्ष में जनता के पास जाए और उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूछे कि उन्होंने कितना सही या कितना हितकारी कार्य उनके लिए किया। उसके बाद में देखिए और उनकी आरक्षा कर सकें। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कह सुन सके। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। अब यहाँ पर जो बात कही गई है पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि 5वें साल सत्तारूढ़ दल प्रजा के पास जाए। दूसरी बात इसमें एक और बताई, वो बात यहाँ पर लेखक ने बताई है कि 5 साल के लिए सरकार का चुनाव हो गया। इसका मतलब अब ये नहीं रहा कि वो 5 साल तक लगातार वो कार्य कर तो रही है, यानी अपने मन के अनुसार कार्य करे। इसका अर्थ ये हुआ कि
5 साल में अगर मान लीजिए उसने अच्छे कार्य नहीं किए, जनता के हित में कार्य नहीं किए या फिर जनता के हितों की रक्षा करने में वो शासनारूढ़ दल सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उसके विरुद्ध निषेधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। निषेधात्मक कार्रवाई करने का तात्पर्य है कि अगर वो अपना शासन कार्य चलाने की स्थिति में नहीं है तो उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए। कई बार अपने देश में जैसे होता रहा है कि जब भी सत्तारूढ़ दल उस क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में अगर शांति नहीं बना सकता है या वहां पर कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियां रह रही हों जिनके कारण जनता है उसमें असंतोष का भाव आ गया है, तो वहां पर जो यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। वो तभी होता है जब वहां की सरकार यानी शासनारूढ़ दल है वो असक्षम रहता है। तो बात क्या हुई? बात ये हुई यानी कि अगर जनता की रक्षा करने में सत्तारूढ़ दल सक्षम नहीं है तो उसके विरुद्ध निषेधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे वहां से हटा दिया जाना चाहिए। आगे यहां पर कह रहा है, अब यदि आपको मेरे कहने का आज से स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है, अब यहां पर देखो, प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। ये शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक बात कहना चाह रहा है वो बात ये कहना चाह रहा है कि जहाँ निषेधात्मक कार्रवाई की बात हुई, अर्थात जो लेखक है वो ये बताना चाह रहा है कि सत्तारूढ़ दल अगर सक्षम नहीं है तो उसको वहां से हटा दिया जाना चाहिए, उसके पद से या उसकी सरकार को हटा दिया जाना चाहिए। उसी क्रम में यहाँ पर लेखक बता रहा है कि शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि जनता कितना चाहती है उसी पे निर्भर है। उस अधिकार को लोकसभा में ही चैलेंज किया जा सकता है, वहां पर चुनौती दी जा सकती है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। यहाँ पर अगली जो बात आ रही है वो विरोधी पक्ष की आ रही है कि एक विरोधी पक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रह सके। इस कथन का भी आज सही है और कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि सरकार के हथौड़े के नीचे रहने का तात्पर्य है कि अगर विरोधी पक्ष मजबूत होगा तो शासन कार्य जो किए जा रहे हैं उस दल के द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा, उन पर उसकी पैनी नजर होगी और अगर कोई सा भी गलत कार्य सरकार ने जनता के विरुद्ध अगर कर दिया तो वहां पर वो आवाज उठाएगा। जो जितना यानी कि विपक्ष मजबूत होगा सरकार उतनी ही पारदर्शी होगी। इसलिए यहां लेखक ये बात बताना चाह रहा है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए ताकि वो सरकार की कमियों पर बारीकी से नजर रख सके और सरकार हमेशा यानी कि जो भी कार्य करे उसको 5 बार सोचे कि ये जनता के हित में है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके विरोधी पक्ष अपनी आवाज बुलंद करेगा।
अब यहाँ पर अपने क्या है कि जो विरोधी पक्ष होता है उसकी स्थिति हमेशा ही कमजोर बनी रहती है, और जो मीडिया है वो भी क्या है कि उसका पूरा सपोर्ट नहीं करता, पूरा साथ नहीं देता, क्योंकि मीडिया उन लोगों का ज्यादा साथ देता है जो उनकी आय के स्रोत बने हुए हैं। और जब सत्तारूढ़ दल शासन कर रहा होता है उनके पास आय के स्रोत ज्यादा होते हैं और वो अपने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को माध्यम बनाता है। इसलिए विपक्ष जो है वहां पर कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास आय के साधन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही बात लेखक ने कही है कि नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज्यादा प्रचार होता है, कारण आय का, यानी कि मीडिया है और वो उसी का साथ ज्यादा देता है जो उनकी आय का कारण बने हुए हैं। यहाँ पर आगे लेखक कह रहा है कि विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास इतनी आय नहीं होती। आगे देखिएगा, आगे लेकर कह रहा है कि विरोधी पक्ष का बहुत कम, विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूं, प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। यहाँ पर लेखक ने इसमें यही बात बताई है कि मूल रूप से कि जो विरोधी पक्ष होता है उसका मीडिया कम साथ देता है, एक बात, और वो भी आय का स्रोत न होने के कारण। वहीं पर दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि अच्छे प्रजातंत्र के लिए या सफल प्रजातंत्रवाद के लिए विरोधी पक्ष का होना अनिवार्य है। यहाँ पर आगे जो विरोधी पक्ष है उसके बारे में लेखक है वो कुछ बातें बता रहा है, और उनमें विभिन्न जो देश हैं उनका चित्रण किया है, उन देशों के विरोधी पक्षों की विशेषता बताई है, और ये प्रश्न के रूप में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें आगे वाली जो बात है उसको और भी ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। तो देखिएगा, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है, बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी अंगुली निर्देश कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, विरोधी पक्ष के संदर्भ में बात कही है और विरोधी पक्ष के संदर्भ में दो देशों का उदाहरण दिया है, पहला इंग्लैंड, दूसरा कनाडा। और यहाँ लेखक इंग्लैंड के बारे में बता रहा है कि वहां जो विरोधी पक्ष है उसके लिए निश्चित स्थान होता है कि विरोधी पक्ष के जो व्यक्ति हैं वो अमुक स्थान पर रहेंगे, बैठेंगे और वहां पर सरकार की नीतियां हैं उन पर अपनी पैनी नजर रखेंगे, और वहीं पर उनको सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। उसे एक सेक्रेटरी उपलब्ध करवाया जाता है, उन्हें सांकेतिक लेखक और अन्य जो कर्मचारी हैं जो जरूरत के हिसाब से हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, और लोकसभा भवन में उनके लिए एक अलग पृथक कमरा रहता है और वहीं से वो अपना कार्य चलाते हैं। अर्थात जो सत्तारूढ़ दल है, जो शासन करने वाला दल है, उसके ऊपर अपनी नजर रखते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों,
जो प्रश्न के रूप में अपने को पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि लेखक ने विरोधी पक्ष के संदर्भ में किन किन देशों का उदाहरण दिया, तो इंग्लैंड और कनाडा। या फिर यूं पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष की कैसी स्थिति होती है, या फिर जो विरोधी पक्ष है उसके संदर्भ में जो सत्तारूढ़ दल है वो उसे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो इंग्लैंड में उनके लिए सरकारी खजाने से वेतन उपलब्ध करवाया जाता है, लोकसभा भवन में उन्हें कमरा दिया जाता है, उन्हें एक सेक्रेटरी उपलब्ध करवाया जाता है, सांकेतिक लेखक और अन्य कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं, और वहीं से वो सीधे सरकार के ऊपर अपनी नजर रखते हैं। और वहीं पर दूसरा जो उदाहरण कनाडा का दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है उसी प्रकार से जो विरोधी पक्ष का जो नेता होता है उसे वेतन दिया जाता है। और ये दोनों ही देश ऐसा क्यों करते हैं, इसका मूल कारण ये है, उन लोगों का ये मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो कार्य हैं, उन कार्यों को सही तरीके से देखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा विपक्ष होना चाहिए कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, और जहां कहीं भी वो गलती कर रहे हैं उन गलतियों पर उनका सीधा आक्षेप होना चाहिए, या फिर यूँ कहें उनकी तरफ उनकी जो आवाज़ है वो बुलंद होनी चाहिए, वो आवाज़ उठा सकें, उनकी गलतियों को बता सकें, ताकि वो अपनी व्यवस्था में और ज़्यादा पारदर्शिता ला सकें। इस वजह से क्या है कि उन विरोधी जो पक्ष है उसके ऊपर किया गया जो खर्च है सरकार के द्वारा वो उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि फायदेमंद ज़्यादा होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें 2-3 बातें बताई गई हैं, उनको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। नंबर बात 1, सबसे पहले ये बात बताई गई कि सत्तारूढ़ दल 5 साल में एक बार जनता से रूबरू हो और उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूछताछ करे कि जो प्रजा है वो उनसे संतुष्ट है या नहीं। वहीं आगे कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ जो दल है अगर वह शासन चलाने में असक्षम है तो उसे समय से पहले हटाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। वहीं पर इन्होंने विरोधी पक्ष के संदर्भ में बात कही है, एक विरोधी पक्ष जो मजबूत विरोधी पक्ष है वो होना चाहिए, और उसी संदर्भ में 2 देशों की उदाहरण दिए हैं, इंग्लैंड और कनाडा। और इस प्रकार से अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो सरकार है वो हमेशा हथौड़े के नीचे रहेगी, अर्थात वो दबाव में रहेगी और किसी भी तरह का कोई गलत कार्य करने से वो बच पाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, नए वीडियो में हम आगे वाला जो टॉपिक है या आगे वाली जो शर्त है उसको लेकर के फिर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।